हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रिक्शन का जो टाइप होता है स्टैटिक फ्रिक्शन उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है वो कांटेक्ट फोर्स का एक सरफेस के पैरेलल कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल एक कंपोनेंट होता है जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो हम और डिटेल से फ्रिक्शन के बारे में देखना चाहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फ्रिक्शन होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम इस फर्स्ट डायग्राम पर फोकस करते हैं। इसमें हमने एक ब्लॉक लिया है और इस ब्लॉक को हमने एक सरफेस पर, एक रफ सरफेस पर हमने इसको रखा है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमने इस ब्लॉक पर कोई अदर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है तो हम ये यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है, हम ये देख रहे हैं कि ब्लॉक रेस्ट में है। इसका मतलब है कि इस ब्लॉक पर जितने भी फोर्सेज काम कर रहे हैं उन सबका वेक्टर सम क्या है, जीरो है। यानी कि रिजल्टेंट फोर्स इस ब्लॉक पर क्या है, जीरो है, अगर ये रेस्ट में है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो कौन से फोर्स यहाँ पर काम कर सकते हैं। एक तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, जिसको हम लोग mg से लिखते हैं। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट फोर्स होगा जो कि इस ब्लॉक पर इस सरफेस के द्वारा लगाया जाएगा और ये होगा वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन में। इसको हम लिखते हैं नॉर्मल फोर्स n या रिएक्शन फोर्स n के रूप में लिखते हैं। और चूंकि ये ब्लॉक जो है किसी भी डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है, इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ पर ये रेस्ट में है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। So we can write n equals to mg for this case, particular this case। अब मान लीजिए हम इस ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। सपोज कीजिए हमने इस ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई किया और इस फोर्स को हमने लिखा F। ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है जो कि हमने टुवर्ड्स राइट इस ब्लॉक पर अप्लाई किया है। तो हम ये देखते हैं कि हमने जो स्मॉल फोर्स इस पर अप्लाई किया राइट साइड में, इसकी वजह से ये ब्लॉक जो है मूव नहीं हो रहा है, यानी कि ये ब्लॉक अभी भी क्या है, रेस्ट में है। अगर मान लीजिए ब्लॉक अभी भी रेस्ट में है तो हम कह सकते हैं कि ये ब्लॉक चूंकि अभी रेस्ट में है, इसलिए फिर से हम क्या कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज कि इस ब्लॉक पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो जैसा कि अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं या हम इस पर लगने वाले सारे फोर्सेज को कंसिडर करें तो हम ये देखते हैं कि एक तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा हमेशा की तरह, और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा जो कि वर्टिकली अपवर्ड होगा, और इसको आप लिखेंगे n। चूंकि ये वर्टिकल में कोई मोशन नहीं कर रहा है तो वर्टिकल फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। सो वी कैन राइट n इक्वल्स टू mg। अब हम देखते हैं कि राइट साइड में हमने एक फोर्स लगाया है, फिर भी ये ब्लॉक जो है रेस्ट में है। इसका मतलब है कि इस फोर्स को बैलेंस करने वाला यहाँ पर एक और फोर्स एग्जिस्ट करता है जो कि हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो फोर्स कौन सा है, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ पर बनी हुई है, इस सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में जो कॉन्टैक्ट बना हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा है जिसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। और चूंकि इस फोर्स को उसने बैलेंस किया है इसलिए उस कॉन्टैक्ट फोर्स को कहाँ पर होना पड़ेगा, सरफेस के पैरेलल होना पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट फोर्स का सरफेस के पैरेलल एक कंपोनेंट यहाँ पर आ गया है और जो इस ब्लॉक पर काम करता है टुवर्ड्स लेफ्ट, और इसको हम नाम देते हैं स्मॉल f। और यही स्मॉल f ये हमारे लिए क्या कहलाता है, फ्रिक्शन। चूंकि यहाँ पर ये ब्लॉक कोई मोशन नहीं कर रहा है, ये रेस्ट में है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब बैलेंस करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि चूंकि ये ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा है इसलिए इस राइट साइड वाले फोर्स कैपिटल F को इस स्मॉल f ने क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। सो हम लिख सकते हैं स्मॉल f का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, कैपिटल F के बराबर होगा। यहाँ पर ये F हमारा एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है और स्मॉल f क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और इस स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में है। अब मान लीजिए फर्दर हम जो है हमारे एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड और बढ़ाते हैं और इंक्रीज करते हैं। सपोज करें हमने फोर्स को और बढ़ा दिया तो भी हम देखते हैं हमने थोड़ा सा और फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया है, तब भी हम देखते हैं कि ये ब्लॉक अभी भी क्या है, रेस्ट में है। अब अगर ब्लॉक अभी भी रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि अभी भी इस ब्लॉक पर रिजल्टेंट फोर्स क्या है, जीरो है। फिर से हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो क्या होगा
एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वर्टिकली डाउनवर्ड जो कि mg हो जाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा जिसको हम लिखेंगे कैपिटल N। सो ड्यू टू रेस्ट में होने की वजह से हम क्या लिख सकते हैं, N इक्वल्स टू mg। और इस राइट साइड वाले फोर्स को फिर से किसने बैलेंस किया हुआ, जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसका कंपोनेंट होगा सरफेस के पैरेलल जो कि क्या कहलाता है स्मॉल f, और इस स्मॉल f ने इसको क्या किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है। सो हम लिख सकते हैं स्मॉल f इक्वल्स टू कैपिटल F अगेन। तो हमने जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया, हम देखते हैं कि ब्लॉक अभी भी रेस्ट में है। इसका मतलब है कि जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब हम अपने एक्सटर्नल फोर्स को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। अब हमारा एक्सटर्नल फोर्स को हमने और ज़्यादा इंक्रीज किया, उसका मैग्नीट्यूड और बढ़ा दिया, तो हम देखते हैं कि अब ये ब्लॉक जो है रेस्ट में नहीं रह पाता है, ये राइट साइड में एक्सिलरेट होने लगता है, राइट साइड में मोशन करने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि इसका मोशन राइट साइड में हो रहा है, एक्सिलरेशन राइट साइड में, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो कहाँ पर होना चाहिए, टुवर्ड्स राइट साइड में होना चाहिए। तो इन दैट केस ये जो ब्लॉक है ये मोशन करने लग जाता है और यहाँ जो फ्रिक्शन है वो अब कम हो जाता है और इसका मैग्नीट्यूड कम हो गया है, इसीलिए राइट साइड में मोशन करने लगा है। और यहाँ पर अभी भी हम देखें वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक फोर्स है mg और अपवार्ड में हो जाएगा n। तो चूंकि मोशन कर रहा है ये ब्लॉक टुवर्ड्स राइट विद एक्सीलरेशन a, ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पर। सो मोशन कहाँ पे हो रही है, टुवर्ड्स राइट। सो n इक्वल्स टू वर्टिकल में तो कोई एक्सीलरेशन है नहीं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं बैलेंस करते हुए दोनों फोर्सेज को वर्टिकल डायरेक्शन में n इक्वल्स टू mg, और टुवर्ड्स राइट में रिजल्टेंट फोर्स कितना रहेगा, तो हम देखते हैं यहाँ से ये कैपिटल F है और ये स्मॉल f है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कैपिटल F माइनस स्मॉल f इक्वल्स टू ma। ये हम लोग न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो F माइनस स्मॉल f इक्वल्स टू ma, ये यहाँ से हम इसके लिए लिख सकते हैं। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पर हमने देखा कि पहले कोई हमने फोर्स नहीं लगाया था एक्सटर्नल फोर्स, तो n बराबर mg। जब हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया टुवर्ड राइट्स में तो ब्लॉक रेस्ट में था, तो वहाँ पर एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, एग्जर्ट करता है ब्लॉक पर, जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन को हम यहाँ पर डिनोट करने के लिए हम एक सबस्क्रिप्ट यहाँ पर यूज करते हैं fs, यहाँ पर s इसके साथ में लगा देते हैं। तो ये s किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन को। इसी तरीके से यहाँ पर भी ब्लॉक रेस्ट में है, इसका मतलब है कि ये जो फोर्स हमने यहाँ पर देखा है सरफेस के पैरेलल में कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसके लिए यहाँ पर भी सबस्क्रिप्ट लगाया जा सकता है fs। और चूंकि यहाँ पर जो ब्लॉक है ये मोशन में है, ये मोशन कर रहा है, तो अब जो फ्रिक्शन काम करता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन ना होके वो कौन सा हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल में क्या लगाते हैं, सबस्क्रिप्ट के रूप में k। तो यहाँ पर ये हमारा जो फोर्स है ये हो जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो ब्लॉक है, जो ऑब्जेक्ट है, उस पर दो तरह के फोर्स काम करते हैं फ्रिक्शन के, एक तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब तक काम करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो सरफेसेस के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है उसका सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को समझने के लिए अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास में सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस पर हमने एक ब्लॉक रखा है और इस ब्लॉक के ऊपर हमने एक और ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक को हमने नाम दिया है A, और ये लोअर ब्लॉक हो जाएगा हमारा B, और ये एक सरफेस है। हम क्या करते हैं कि इस लोअर ब्लॉक पे एक फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स F। तो अगर मान लीजिए हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है इसका मैग्नीट्यूड अगर कम है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो ब्लॉक है A और B दोनों क्या है, रेस्ट में है, कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर जो कंसिडर करना चाहते हैं या जो हमारा फोकस है वो ब्लॉक A पर है। तो उस सिचुएशन में अगर हम ब्लॉक A का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो ब्लॉक A का फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे तो हमने जो फोर्स लगाया है वो कहाँ पे लगाया है, B पर लगाया है, A पर हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है। और चूंकि ये भी रेस्ट में है, इसका मतलब है कि जो ब्लॉक A पर कौन कौन से फोर्स काम करते हैं, ब्लॉक A पर फोर्स काम करेगा एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और एक होगा यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट, यानी कि ब्लॉक A पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा जो कि कहाँ पर होगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में।
और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। सो हम लिख सकते हैं एन बराबर mg, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, ब्लॉक ए क्या है, रेस्ट में है। ये हमने किसके लिए बनाया है, जब ये रेस्ट में है। ओके, अब मान लीजिए हम जो ये हमारा फोर्स है कैपिटल F, इसका मैग्नीट्यूड और बढ़ाते हैं, हम इंक्रीज करते हैं इस फोर्स की वैल्यू को, तो हम देखते हैं कि जो हमारे ब्लॉक B और A है वो दोनों राइट साइड में मोशन करने लगते हैं। यानी कि ये ब्लॉक कहाँ पे मोशन कर रहे हैं, टुवर्ड्स राइट विथ सम वेलोसिटी v। ये कह सकते हैं कि हम ब्लॉक जो हमारे फोर्स को बढ़ाने पर ये ब्लॉक जो है वो राइट साइड में एक्सीलरेट होने लगते हैं, तो इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ है, टुवर्ड्स राइट। अब A जो है, हमारा फोकस कहाँ पर है, A पर, तो A जो है वो भी कहाँ पर जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है। तो अगर हम इस सिचुएशन में ब्लॉक A का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो ब्लॉक A कहाँ मोशन कर रहा है, टुवर्ड्स राइट। इसका एक्सीलरेशन कहाँ पर हो रहा है, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, हम चाहे तो इसको एक्सीलरेटेड मोशन कह सकते हैं। तो जो एक्सीलरेशन है वो कहाँ पर है, टुवर्ड्स राइट। तो अब आप देखेंगे कि अभी हमने फिजिकली इस ब्लॉक ए पर कोई फोर्स नहीं लगाया है, हमने जो फोर्स लगाया था वो ब्लॉक बी पर लगाया था। तो ए के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्स कंसीडर करने होंगे, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, एक ब्लॉक बी के द्वारा ए पर लगाया जाने वाला हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन। अब हम देखें कि चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रही है, इसलिए ये दोनों फोर्स तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो फिर ये ब्लॉक आखिर राइट साइड में मोशन कैसे कर रहा है, ब्लॉक ए, बी पर तो हमने फोर्स लगाया है इसलिए ये मोशन कर रहा है, लेकिन ब्लॉक ए पर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया है, फिर भी ये कहां पर एक्सीलरेट हो रहा है, राइट डायरेक्शन में, राइट साइड में एक्सीलरेट हो रहा है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि इस ब्लॉक ए पर कोई ना कोई दूसरा एक फोर्स यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है राइट साइड में, जिसकी वजह से ये ब्लॉक ए राइट साइड में एक्सीलरेट हो रहा है। और वो फोर्स कौन सा होगा यहाँ पर, वो फोर्स होगा यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स का सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट, और वो क्या कहलाएगा, हमारा फ्रिक्शन। तो वो चूंकि यहाँ पर ये ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, इसलिए वो हमारे लिए क्या कहलाता है, रिलेटिव फ्रिक्शन, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये जो फोर्स यहाँ पर काम करता है वो कौन सा, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से ही ब्लॉक ए जो है वो राइट साइड में मोशन करता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये हम देखते हैं कि ये एक तरीके से जो कॉन्टैक्ट सरफेसेज होती हैं उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होती है उसको अपोज करता है। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक राइट साइड में जाने के बजाय कहाँ पर जाता, लेफ्ट साइड में जाता। क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमने जो फोर्स लगाया है वो ब्लॉक बी पर लगाया है, तो ब्लॉक बी तो मोशन करता, बट ड्यू टू इनर्शिया ए अपनी जगह पर रहता, और इसकी वजह से ये कहाँ पर जाता, बी के रिलेटिव कहाँ पर जाता, पीछे की तरफ, और वैसे ही अपनी जगह पर बना रहता। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक लेफ्ट में जाता, और उस लेफ्ट में जाने वाली मोशन को रोकने के लिए यहाँ पर क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में होने वाली रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, इंपेंडिंग मोशन हम उसको बोलते हैं। तो इंपेंडिंग मोशन को ये अपोज करता है स्टैटिक फ्रिक्शन। हम लोगों ने देखा है कि जो फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, वो इंपेंडिंग मोशन को, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। हम लोगों ने कुछ पहले वाले एग्जांपल में देखा था कि जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं, कुछ समय तक तो, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू तक तो जो ब्लॉक था वो रेस्ट में था, उसके बाद वो मोशन करने लगता है। तो इससे हम ये निष्कर्ष लिख सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ये एक सेल्फ एडजस्ट होने वाला फोर्स है। यानी कि जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होने लगता है। अगर मान लीजिए हमारा एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिव फोर्स। ये अपने आप एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेता है। जब तक ब्लॉक रेस्ट में है, जब तक कोई मोशन नहीं हो रही है, तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। जब तक ब्लॉक या ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। अगर मान लीजिए हम इस F को बढ़ाते रहें तो क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता रहेगा? ऐसा नहीं होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन के एडजस्टमेंट की, स्टैटिक फ्रिक्शन के इंक्रीज होने की अपनी एक लिमिट होती है, और उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन।
स्टैटिक फ्रिक्शन के इंक्रीज होने की एक अपनी लिमिट होती है, वो एक लिमिट तक ही इंक्रीज हो सकता है और वो क्या कहलाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जहां तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज होता है, इसलिए हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, एफ एस मैक्सिमम के रूप में लिखते हैं। और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कहां तक इंक्रीज होगी, वो डिपेंड करता है नॉर्मल फोर्स एन पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लिमिटिंग वैल्यू होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, इज प्रोपोर्शनल टू एन। और यहां पर हम इसको लिख सकते हैं एफ एस मैक्सिमम इक्वल्स टू म्यू एस एन। यहां पर हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया है म्यू एस, और ये म्यू एस जो है ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस क्या कहलाता है, म्यू एस क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो कोफिशिएंट होता है वो डिपेंड करता है कि जो कॉन्टैक्ट सरफेसेज हैं या जो सरफेसेज कॉन्टैक्ट में हैं उनका नेचर कैसा है, उनका मटेरियल कौन सा है, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में उसके बैलेंस पर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एस मैक्सिमम इक्वल्स टू म्यू एस। इस केस के लिए फॉर रेस्ट के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू एस एन इक्वल्स टू एम जी। कब, जबकि वो रेस्ट में है।